चलो कर दो। हाँ जी, चलो भाई, तुम्हारी क्लास फिर से शुरू हो गई है। ज्योमेट्री अपन पढ़ रहे हैं, कोशिश करेंगे, है ना, कल इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। है ना, बड़ा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई यहाँ पर एक सवाल जो आएगा ज्योमेट्री के अंदर, वो एक सवाल आएगा आपके एंगल फाइंड एंगल फाइंड करने वाला क्वेश्चन आएगा। और जो आएगा आपके ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल का, जहां पर ट्राइंगल के बहुत सारे, मतलब 90% चांस है कि ट्राइंगल पे आधारित क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ठीक है भाई, ट्राइंगल पे आधारित सवाल आपके एग्जाम में आएगा और वहां पर एंगल फाइंड करने के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चलो एक प्रश्न लिखो। इन अ ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में एंगल जो ए है वो बराबर है 2x माइनस 5 डिग्री के, एंगल बी बराबर 5x प्लस 5 डिग्री के, और एंगल सी बराबर है 3x प्लस 50 डिग्री के। ठीक है, 50 डिग्री के। ये आपको तीन एंगल की वैल्यू दे रखी है और आपसे कहा गया है सवाल में आगे, साइड बीसी इज प्रोड्यूस्ड, बीसी को हम बढ़ाएंगे डी तक, साइड बीसी इज प्रोड्यूस्ड टू डी एंड सीई इज द बाइसेक्टर, एंड सीई इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, क्योंकि किसी एंगल का बाइसेक्टर होगा, ऑफ एंगल एसीडी, एसीडी एंगल का ये बाइसेक्टर है। आपसे पूछा गया है सवाल में द मेजर ऑफ, आपको ये एंगल बताना है, द मेजर ऑफ एंगल ईसीडी इज। ठीक है, लिखिए, इसको हिंदी में लिखते हैं सवाल को। ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए की कुछ वैल्यू दे रखी है, जो कि दे रखी है 2x माइनस 5 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू दे रखी है 5x प्लस 5 डिग्री, और एंगल सी की वैल्यू आपको दे रखी है 3x प्लस 50 डिग्री है। अब लिखा हुआ है आगे सवाल में, भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है, भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है और सीई एंगल ए सी डी का समद्विभाजक है, मतलब बाइसेक्टर है, एंगल को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। और आपसे एक एंगल पूछ लिया गया, तो एंगल ई सी डी का माप क्या है, या माप है, बताओ। ऑप्शन मैं आपको देना चाहूं तो दे सकता हूं, बट बिना ऑप्शन के आप सॉल्व करो। अभी तक हमने कितने सवाल पढ़े? अभी तक हमने ट्राइंगल के लगभग 15-20 सवाल तो लिख लिए होंगे। ट्राइंगल पर जो एंगल आधारित क्वेश्चन है 10-15 क्वेश्चन तो हम लिख चुके। अब 10-15 अगर हम क्वेश्चन लिख चुके हैं तो उसमें हमें क्या बात समझ में आ रही है कि फिगर नहीं दिया जाएगा, आपको फिगर खुद बनाना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट के तौर पे या एक सवाल में लैंग्वेज के तौर पे आपको यह चीज दे दी जाएगी। अगर हम इस सवाल को सिर्फ पढ़ें और पढ़ के समझें कि भाई एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल है ए बी और सी, जहां पर बीसी को बढ़ाया गया है, जो कि बीसी को प्रोड्यूस किया गया है डी तक। ये लो भाई, डी पॉइंट तक हमने इस बीसी को बढ़ा दिया, जैसा सवाल में है वैसे ही। अब आगे लिखा है एंगल ए की कुछ वैल्यू है, एंगल बी की कुछ वैल्यू है और एंगल सी की कुछ वैल्यू है। तीनों का सम 180 के बराबर होगा। अगर तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर है तो 2x प्लस 5 डिग्री, 5x प्लस 5 डिग्री और 3x प्लस 50 डिग्री, ये तीनों के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। हमें पता है ये बात। अगर मैं यहां पे जोड़ दूं भाई, 50 में 5 और 5 कितना हो गया, 60, 60 इसमें से घटा दिए तो ये हो गया 120, और भाई 3, 5 और 3 8 और 2 10, 10x, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 12 डिग्री। x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 12 डिग्री आ गई। अच्छी बात है।
सवाल में लिखा हुआ है जो सी है वो बाइसेक्टर है ए सी डी का। देखो ये एंगल है ए सी और डी, यहां पर जो ये एंगल होगा इस एंगल का बाइसेक्टर आपको दिया है सीई। बाइसेक्टर क्या होगा, इसको दो बराबर भागों में तोड़ देगा इस एंगल को। तो अगर मैं सी की वैल्यू निकाल लूं, क्योंकि ये पूरा मेरे को स्ट्रेट एंगल दिखना है 180 डिग्री, तो जो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, अगर मैं सी की वैल्यू निकालूं, आप मुझे बताना जरा, मैं सी की वैल्यू अगर निकालूं तो सी कितना है 3x प्लस 50 डिग्री, 3x प्लस 50 डिग्री है ना भाई। हमने मिस्टेक कर दिया क्या कोई? अच्छा, -5 लिखा है, ठीक है। 2x माइनस 5, ठीक है ठीक है। 2x माइनस 5, 5x प्लस 5, 3x प्लस 50। हाँ, अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 5 से 5 गए, इसमें से 50 माइनस हो गया, 130 बचा, 13 डिग्री आएगा। 10x, 10x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 डिग्री, ठीक है कोई नहीं, ठीक है। x इज इक्वल टू 13 डिग्री, x की वैल्यू 13 डिग्री आ गई। अगर यहां पे मैं c की वैल्यू निकाल लूं तो 180 में से माइनस करूंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस सी एंगल, और सी एंगल की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो भाई 13 तिया कितना हो गया 39 प्लस 50, और ये निकल के आ गया 89 डिग्री। अगर आपका ये 89 डिग्री आ रहा है तो ये वाला कितना होगा बताओ मुझे जल्दी से। अगर आपका सी एंगल 89 डिग्री है तो आपका ये वाला एंगल ए सी डी, ये एंगल कितना होगा 180 में से 89 को माइनस कर दोगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि पूरा स्ट्रेट एंगल है ना भाई। बताओ भाई कहां दिक्कत आ रही है? ओके, तो भाई 10 में से 9 गए 1, और 17 में से 8 गए 9, 91 आ गया। इसका मतलब ये टोटल एंगल 91 डिग्री है। आपसे पूछा गया है सी बाइसेक्टर है एंगल एसीडी का, तो मेजर करिए ईसीडी, मतलब ईसीडी, इस एंगल को फाइंड करना है। ये हो जाएगा 91 डिग्री अपॉन 2, यही सवाल का उत्तर है 91 डिग्री अपॉन 2। सब बच्चों को आ गया, सिंपल सवाल है ना। आंसर क्या आ गया 91 डिग्री अपॉन 2। और अगर इसका कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन अपन बनाएंगे तो 2 से इसको काटेंगे, 2 से अगर कट कर दिया तो देखो 2 से कट किया, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 45.5 डिग्री इस सवाल का उत्तर आ रहा है। 45.5 इस सवाल का आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अगला सवाल लिखिए, फिर अपन इसके सेंटर को पढ़ना शुरू करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी या एंगल ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ए बी सी एक ट्राइंगल है। मैं करा चुका क्या ये सवाल? ये करा दिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लिखते हैं, लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे स्टार लगाओ, ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। जो ये सवाल है ना, ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन अभी तक आपको मिल रही है। अब कंडीशन ये है कि यदि इफ एडी इज द, एडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ, एडी क्या है बाइसेक्टर है, एडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी एंड AE परपेंडिकुलर टू BC। BC पर AE क्या है? एक लंब है, परपेंडिकुलर है। आपसे पूछा गया देन द मेजर ऑफ एंगल EAD इज, देन द मेजर ऑफ एंगल AED इज। लिखिए भाई इसको हिंदी में सवाल, ट्राइंगल ABC में
एंगल बी बराबर 60 डिग्री और एंगल सी बराबर 40 डिग्री है। यदि एडी एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है और एंगल एई और साइड एई परपेंडिकुलर है किसके, बीसी के, तो हमें एंगल फाइंड करना है ई ए डी का माप क्या है। ये लीजिए, ये अपने आप में बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। इस सवाल को ढंग से पढ़िए, इस सवाल को ढंग से देख लीजिए, आपको समझना होगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, स्टार हमने इसीलिए लगा दिया सवाल के ऊपर क्योंकि ये प्रश्न आपकी एक प्रॉपर्टी को दर्शा रहा है। बताइएगा। इस सवाल में एक अपने आप में प्रॉपर्टी छुपी हुई है, अगर इसको आप अच्छे से समझें। आपको एक ट्रायंगल दे दिया गया, ये एक ट्रायंगल है, इसको हमने लिख दिया भाई ए बी सी, ये है भाई ए बी सी। अब इसमें कहा गया कि एक परपेंडिकुलर है, वो क्या है, ए ई। तो बीसी पर एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये 90 डिग्री होगा, ये हो गया ए ई किसका परपेंडिकुलर है, बीसी पर। और आपसे कहा गया है कि जो एडी है वो बाइसेक्टर है एंगल किसका, बी ए सी का। तो ये जो एंगल होगा, इस एंगल का एक बाइसेक्टर है जो इसको दो बराबर भागों में एंगल को तोड़ रहा है, और ये हो गया एक इसका बाइसेक्टर, ये बना दिया जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है, बी ए सी को। और ये कितना है, ए डी, ये हो गया ए डी। आपसे सवाल पूछा गया देन मेजर ऑफ ई ए डी, मतलब ई ए डी, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, इस एंगल को हमें फाइंड करना है, ई ए डी को। ठीक है, यहां पर वैल्यू आपको दे रखी है, एंगल बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 60 डिग्री। एंगल सी की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 40 डिग्री। बताओ भाई। देखो, प्रॉपर्टी ये कहती है, सिंपल सी प्रॉपर्टी ये है, अगर जिस बच्चे ने ये पहले पढ़ रखी होगी, ऐसा कोई ट्राइंगल जहां पर जिस शीर्ष से हम लंब खींच रहे हैं उसी शीर्ष पर अगर कोई कोण बना हुआ है, उसका जो समद्विभाजक है और लंब, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल, ये प्रॉपर्टी है ई ए डी बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल डिफरेंस ऑफ ये जो दो एंगल बचे हुए हैं इनका डिफरेंस, एंगल बी माइनस एंगल सी। अब ये मत कहना कि एंगल हमेशा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, डिफरेंस लेना। अगर ये बड़ा होता तो इसमें से इसे घटाते, अगर ये 60 होता, ये 40 होता, तो आप लिखते भाई सी माइनस बी, मतलब 60 में से 40 घट गए। अगर ये 60 है, ये 40 है, तो 60 में से 40 घट गए, इनका डिफरेंस निकालना है बस। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20/2, मतलब 10 डिग्री इस सवाल का उत्तर है। अगर आप इस प्रॉपर्टी के अनुसार चलोगे तो फिर आंसर आपके सामने आ जाएगा। आप इसे याद रखना, ये डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी है, इस पर आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है। ठीक है, दूसरा, अगर हम इसे प्रॉपर सॉल्व करें कि भाई ये कैसे बन रहा होगा, किस तरीके से आ रहा है ये, आप बोलोगे सर अगर मैं बात करूं इसकी तो ये भी 90 डिग्री, अगर ये 60 है, ये 90 है, तो इतना हिस्सा कितना होगा, आप बोलोगे सर 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री। सही बात है, 60 और 30, 90 और 90, 180 डिग्री। अगर ये 40 है और ये कितना है बताओ भाई, 90 डिग्री, तो 90 और 40, तो ये वाला कितना होगा, आप बोलोगे सर 50 डिग्री। यहां से लेके यहां तक का एंगल पूरा 50 डिग्री होगा। तो 50 और 30 कितना हो गया, 80। अगर मैं दोबारा इसको ऐसे बना दूं तो आपके सामने निकल के आ गया 60 डिग्री, 40 डिग्री, और आप ऐसे भी समझ सकते हो ये टोटल कितना होगा, 80 डिग्री।
होगा भाई 80 डिग्री, है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? आपने प्रॉपर्टी से कर लिया, ऐसे भी कर सकते हो। अब यहां पर एक एंगल बाइसेक्टर है, जो एंगल बाइसेक्टर है वो इसको 40 और 40 में तोड़ेगा, और एक परपेंडिकुलर खिंचा हुआ है, देख पा रहे हो? तो अगर ये 40 डिग्री है और ये वाला हिस्सा 40 डिग्री है, तो 30 घटा दो तो ये कितना बचेगा? 10 डिग्री। यही सवाल का आंसर है। अगर सॉल्व करोगे तो भी सॉल्व हो जाएगा, अगर आपको ये याद होगा तो सीधे वैल्यू पुट करके भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डन है भाई, क्लियर है? चलो एक हाथ और सवाल लिखो, या चलो पहले आप टाइप ऑफ वो लिखो, त्रिभुज के केंद्र लिखो, तब आपको समझ में आएगा ये। त्रिभुज के केंद्र, सेंटर ऑफ ट्राइंगल। सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के सेंटर लिखिए। सबसे पहले इन सेंटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतः केंद्र। दूसरा होता है सरकम सेंटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिकेंद्र। तीसरा होता है ऑर्थो सेंटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र। और चौथा होता है जिसको अपन कहते हैं सेंट्रॉइड, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक। अब ये है क्या? ये जो सेंटर ऑफ ट्राइंगल है, इन्हें अपन समझेंगे कैसे? देखो सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ ट्राइंगल बनते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट पे। अगर मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, सबसे पहले अपन इन सेंटर को देखते हैं, इन सेंटर से आप समझ जाओगे। अगर कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के ये 3 एंगल हैं अंदर के, अगर ये तीनों एंगल के जो एंगल बाइसेक्टर हैं, जैसे ये देखो एंगल बाइसेक्टर, ये ड्रॉ कर दिया, एंगल बाइसेक्टर ये ड्रॉ कर दिया, एंगल बाइसेक्टर ये ड्रॉ कर दिया, जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यही इनका क्या कहलाएगा? इन सेंटर कहलाएगा। तो हम समझ सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट किसका? एंगल बाइसेक्टर का। तो केंद्र कैसे बन रहा है? एंगल बाइसेक्टर से सम द्विभाजकों से, सम द्विभाजकों से। अगर बात करूं मैं किसकी? सरकम सेंटर की। अगर बात करूं ऑर्थो सेंटर की, अगर बात करूं सेंट्रॉइड की, तो बस हमें यह समझना है ये बनते कैसे हैं, ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अगर हम सरकम सेंटर की बात करें तो ये बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं लंब द्विभाजक। ऑर्थो सेंटर किससे बनता है? परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर लंब से। सेंट्रॉइड का ऐसे बनता है मीडियन से, मीडियन को हिंदी में क्या कहते हैं? मध्यिका। अब आपको समझना होगा सर ये है क्या। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? जैसे मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये मैंने बना दिया ट्राइंगल, ये लो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं? बचपन में आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स हुआ करता था जिसमें एक कंपास था, जिसको अपन प्रकार कहते थे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यही होता है, प्रकार। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या करेंगे? जैसे ये एक रेखा है, ये दिख रही है, एक लाइन है, यहां से एक पॉइंट रखेंगे और इसके आधे से ज्यादा हिस्से पे लेके आएंगे और इधर एक ड्रॉ कर देंगे और इधर से लेके इधर एक ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसे कुछ हो जाएगा, ये और ये। इसको भी देखेंगे तो एक कट हो जाएगा, ये और ये। इधर से देखेंगे तो एक कट हो जाएगा, ये और ये। हमने प्रकार से कट किए। आ रही है बात समझ में? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे मान लीजिए ये पूरी एक लाइन है, इस लाइन में मैंने प्रकार लिया, यहां तक नहीं लिया, आधे से कम पे लिया और ऐसे लेके ऐसे ड्रॉ किया, फिर यहां रखा और ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहां से ये जो ड्रॉ हो रहा है, ये जो ड्रॉ हो रहा है,
और ये जो ड्रॉ हो रहा है, जो इस पॉइंट पर जा रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे? आप बोलोगे सर सरकम सेंटर। क्यों? क्योंकि ये यहां से यहां 90 डिग्री और दो बराबर हिस्सों में से विभाजित कर रहा है। ये 90 डिग्री और दो बराबर हिस्सों में से विभाजित कर रहा है। ये यहां से यहां 90 डिग्री और दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर रहा है। इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर, और साथ में साइड को दो भागों में तोड़ दिया बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर और साथ में साइड को दो बराबर भागों में तोड़ दिया बाइसेक्टर। ये क्या कहलाता है? सरकम सेंटर कहलाता है। अगर कोई ट्राइंगल है, ये हो गया एक ट्राइंगल, ठीक है, और इस ट्राइंगल पे बस आपने क्या कर दिया? परपेंडिकुलर खींच दिए वर्टाइसिस से। ये एक परपेंडिकुलर हो गया, ये एक परपेंडिकुलर हो गया, और ये एक परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है परपेंडिकुलर के साथ साइड को दो बराबर भागों में तोड़ दे। परपेंडिकुलर के साथ साइड को दो बराबर भागों में तोड़ दे, इसको बोलते हैं लंब द्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर केवल 90 डिग्री एंगल बनाएगा, लेकिन साइड को दो बराबर भागों में नहीं तोड़ेगा। ये जो सेंटर बनेगा, इस सेंटर को अपन कहते हैं ऑर्थो सेंटर। जैसे आपको पता था कि सर अगर मुझे यहां का एंगल निकालना हो, ये एंगल अगर मुझे निकालना है, तो थीटा की वैल्यू क्या थी? 90 डिग्री प्लस जो एंगल बच गया, जैसे ये ए बी सी है, ये भी ए बी सी है, और ये भी मैंने लिख दिया ए बी सी। अब ये मेन चीज है, ये तीनों में अच्छे से समझ लेना। आपने कहा सर थीटा की वैल्यू कैसे निकलती थी? 90 डिग्री हाफ ऑफ एंगल ए, ऐसे ही निकालते थे अपन एंगल इन सेंटर पे। अगर अपन यहां देखेंगे तो यहां पर अगर मुझे थीटा निकालना होगा, इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं ये एक परपेंडिकुलर है, जैसे अगर यहां से ये ड्रॉ किया, यहां से ये ड्रॉ किया, और ये एंगल मुझे निकालना हो, तो ये एंगल कैसे निकलेगा? थीटा इज इक्वल टू, ये जो एंगल है इसका दुगना होता है, ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए। अगर हम ऑर्थो सेंटर की बात करें और ये एंगल मुझे अगर निकालना हो, क्योंकि ए के सामने वाला एंगल है, तो ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए। आ रही है बात समझ में? तीनों का बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर सरकम सेंटर दे रखा है, तो सरकम सेंटर पे जो एंगल होगा वो सामने के एंगल का दुगना होगा। इन सेंटर का जो एंगल होगा वो उसके सामने के एंगल को क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री में उस एंगल के आधे हिस्से को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑर्थो सेंटर है तो उसके सामने वाले एंगल को क्या करना पड़ेगा? 180 डिग्री में से घटाना पड़ेगा। ये बस अच्छे से समझ लेना, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस है, सवाल में अलग से मेंशन होता है। अब बात करते हैं मीडियन की। तो मीडियन क्या होता है भाई? मीडियन का मतलब यह है किसी भी वर्टेक्स से, शीर्ष से खींची गई सामने की भुजा पर एक रेखा, जो उस भुजा को दो बराबर हिस्सों में क्या करे? विभाजित कर दे। मीडियन, जैसे मैंने सामने से यहां खींच दी और ये दो बराबर हिस्सों में टूट गया, या दो बराबर हिस्सों में हमने इसको बराबर हिस्सों में बांट दिया, इसी को हम मीडियन कहते हैं। अब इधर से मैं खींचूंगा, ये इसको दो बराबर हिस्सों में तोड़ देगा, इधर से खींच दिया, ये दो बराबर हिस्सों में तोड़ देगा। ये जो सेंटर होगा तीनों मीडियन का, इसको अपन कहते हैं सेंट्रॉइड, केंद्रक। अब तीनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से, सरकम सेंटर बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट से, ऑर्थो सेंटर बनता है परपेंडिकुलर के इंटरसेक्शन पॉइंट से, और सेंट्रॉइड बनता है मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट से। तीनों चारों में अलग अलग अपन ने बात समझ ली। और इन तीनों में मेन चीज अपन जो सीखे हैं, जो हमको बहुत स्ट्रांगली सीखना था, अगर यहां एंगल सेंटर, इन सेंटर पे अगर एंगल फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस जो एंगल इसके सामने वाला एंगल। यहां ये एंगल फाइंड करना है तो इसके सामने वाले एंगल का दुगना होगा, और यहां एंगल फाइंड करना है तो 180 डिग्री में से सामने वाले एंगल को माइनस कर दो। तीनों में बेसिक फर्क है एंगल फाइंड करने का। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, इसी पे आधारित सवाल लिखिए।
अब एक प्रश्न मैंने आपको दिया, पॉइंट ओ इज अ इन सेंटर, ऐसे लिखा है बस, पॉइंट ओ इज इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी के इन सेंटर, ओ पॉइंट इन सेंटर है। इफ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल बीओसी इज। अब ये सवाल देखो, अगर ऐसा आ जाए लिख के तो आप बोलोगे सर कोई नया सवाल है ये, आप बताओ। इस सवाल में केवल इतना ही बात लिख के आ जाए तो आपको क्या लग रहा है, कोई क्या नया सवाल लिख दिया ये मैंने? सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक त्रिभुज है, बिंदु ओ त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है, त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र है यदि एंगल ए बराबर 30 डिग्री है तो एंगल बीओसी का माप क्या है? माप है, बताओ भाई क्या माप होगा? अब जैसे ही आपको समझ में आया कि सर ये तो इन सेंटर की बात कर रहा है, इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर से। अभी तक जो हमने सवाल लिखे वो तो हम यही लिख रहे थे कि दो एंगलों का एंगल बाइसेक्टर किसी पॉइंट पर जाके मीट कर रहा है, दूसरे वाले एंगल की वैल्यू दी जाती है, जो बच गया एंगल फिर अपन को निकालना था। इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं लिखा, इस सवाल में केवल एक शब्द लिखा है, इन सेंटर अंतः केंद्र, और हम समझ गए सर अंतः केंद्र का मतलब एंगल बाइसेक्टर। ये एक ट्राइंगल है, इसका यह अंतः केंद्र है ओ पॉइंट, ये हो गया ए बी सी। बस आपसे ये पूछ रहे हैं एंगल बीओसी क्या होगा अगर ये 30 डिग्री है। आप समझ गए सर, अंतः केंद्र क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल, जो एंगल बच गया उसका आधा। तो 90 में 15 जोड़ दिया, आंसर आ गया 105 डिग्री। यही सवाल का उत्तर है, आपको बस गंभीरता से समझना होगा। अगर इस सवाल में इस जगह यहां पर अंतः केंद्र की जगह परिकेंद्र लिखा होता, अगर इस सवाल में अंतः केंद्र की जगह परिकेंद्र या सरकम सेंटर या ऑर्थो सेंटर लिखा होता तो क्या करते भाई? तो भाई सिंपल सी बात है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, मतलब 60 डिग्री आंसर होता। तब आ रही है बात समझ में? अगर ये परिकेंद्र होता, कोई ट्राइंगल है उसका परिकेंद्र है ओ, तो ये जो बीओसी है इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे एंगल बीओसी इज इक्वल टू होता ट्वाइस ऑफ एंगल ए। अगर ये 30 है तो ये 60 होता। अगर ये ऑर्थो सेंटर होता तो 180 में से 30 को घटा देते तो 150 आंसर आता। ठीक है, तो बस बेसिक अंतर समझ लो, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर का क्या है। डन है भाई? एक और लिखो फिर सवाल इसी बात पे। यूपी टेट में एक प्रश्न पूछा गया, यूपी टेट का एक प्रश्न है, उस प्रश्न को देखो। इफ ओ बी द सेंटर ऑफ इन सर्कल, ओ बी द सेंटर ऑफ इन सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल। आपके सी टेट में तो नहीं पूछा कभी, लेकिन यूपी टेट में पूछा था, इसलिए मैं सवाल लिखा रहा हूं। आपको दे दिया गया एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ एंगल बी ए सी विल बी। अब इस सवाल को जरा अच्छे से पढ़ो और ये देखो कि इस सवाल में पूछा क्या जा रहा है। यदि त्रिभुज ए बी सी के अंतः वृत्त का केंद्र, अंतः वृत्त का केंद्र ओ हो और एंगल बी ओ सी बराबर 110 डिग्री हो, तो एंगल बी ए सी का माप क्या है या मान क्या है?
चार ऑप्शन है। पहला 20 डिग्री, दूसरा 40 डिग्री, तीसरा 55 डिग्री और चौथा है 70 डिग्री। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अब मुझे आप बताओ, अब इस सवाल को अगर आप देख रहे हो तो इस सवाल को पहले तो आपको समझना होगा कि ये सवाल सॉल्व कैसे होगा। देखो, यूपी टेट का सवाल है। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त का केंद्र, अब बस यही तो पॉइंट है, यही तो आपको समझना होगा। अंतःवृत्त का मतलब है कि अगर कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर कोई वृत्त बना हुआ है, मतलब सर्कल बना हुआ है, ये कहलाएगा इसका अंतःवृत्त। ये लो, अंतःवृत्त। और अगर कोई सर्कल है, उसके अंदर कोई ट्राइंगल बना हुआ है, इसका ये हो गया केंद्र। तो ये क्या हो गया? परिवृत्त। तो आप इसे क्या बोलोगे? इसको अगर आप, मैं केवल इसकी बात करूं तो इसे आप बोलोगे इन सर्कल, इन सर्कल अंतःवृत्त। और इसे क्या बोलोगे? सरकम सर्कल। पढ़ लो, यूपी टेट में आया था, आपके पेपर में तो नहीं आया, लेकिन फिर भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो सवाल थोड़ा सा घुमा के देंगे तो वो कुछ ऐसा ही देंगे, परिवृत्त। अगर मैं सेंटर की बात करूं, ये इसका जो सेंटर होगा, इन सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है? इन सेंटर होता है, इन सेंटर। और सरकम सर्कल का जो सेंटर होता है वो सरकम सेंटर होता है। बस बेटा, खत्म। सरकम सेंटर। तो अगर ये O है, तो ये एंगल अगर हम देख पा रहे हैं, और यहां पे अगर ये वाला एंगल हम देख पा रहे हैं, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये है O। तो ये जो एंगल है बी सी ए, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है ये सीख लो। आप बोलोगे सर यहां जो एंगल निकालना होगा वो 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल जो बच गया है, ए बचा हुआ है ये वाला। और यहां जो आपको निकालना होगा वो क्या होगा? अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 2 थीटा। बस भाई, क्योंकि इन सर्कल की बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है इन सर्कल अंतःवृत्त, तो उसका सेंटर इन सेंटर होगा। अगर बाहर सर्कल होता, अंदर ट्राइंगल बना होता, तो उसको सरकम सर्कल कहते, परिवृत्त कहते। तो उसका जो सेंटर होता है वो सरकम सेंटर होता है। सरकम सेंटर में एंगल फाइंड करना, इन सेंटर में एंगल फाइंड करना, दोनों के अपने अपने नियम हैं, अपने अपने फॉर्मूले हैं। ये सवाल आपको दिया गया है तो 110 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया है? बी ए सी, बी ए सी ये फाइंड करना है। बस बेटा, 90 माइनस कर दिया, एंगल ए इज इक्वल टू, या एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। आंसर कितना आ गया? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। यही आपके सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देख रहे हो, कई बच्चों ने इसका 55 बता दिया, कई बच्चों ने इसका 55 आंसर बता दिया। और वो कहां मिस्टेक कर गए? वो यहां मिस्टेक कर गए कि सर अगर इसकी वैल्यू 110 डिग्री है तो इसकी वैल्यू आधी हो जाएगी, 55 डिग्री हो जाएगी। लेकिन ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे अंतःवृत्त लिखा है। अगर यहां पर सरकम सर्कल लिखा होता तो तुम्हारा 55 डिग्री आंसर सही था। देखो, ऑप्शन में उन्होंने 55 दिया है जानबूझ के। ठीक है, दोनों का बेसिक अंतर समझो मित्रों, तभी आंसर सही दे पाओगे। ठीक है, क्लियर है? आ रही है बात समझ में भाई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? 40 आंसर होगा, बिल्कुल सही बात है। इस सवाल का उत्तर कितना है?
एक आध और सवाल लिखाएं कि ठीक है कर लोगे? बोलो। ये केवीएस का आया था। रुको मैं केवीएस का पेपर निकाल के तुमको एक सवाल देता हूँ। केवीएस का सवाल आया था, बढ़िया सवाल था। देखो केवीएस में एक प्रश्न आया था, अच्छा सवाल है ये, केवीएस का है, आपके सीटेट पढ़ लो, दिमाग लगाओ। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 75 डिग्री, एडी परपेंडिकुलर बीसी, वेयर डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी। डी एक बिंदु है जो बीसी पर है, डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी। अब यहां पे क्या कहा गया? बीई परपेंडिकुलर एसी एट ई, वेयर E is a point on AC. AD and BE intersect each other, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पर? एट एच पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। What is the measure of angle CHD? ये आपसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शन है आपके, पहला 60 डिग्री, दूसरा 55 डिग्री, तीसरा है 50 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 45 डिग्री। ये आपका सवाल है, केवीएस में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए भाई अच्छे से। ठीक है, सवाल है ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी बराबर 60 डिग्री, एंगल ए बराबर 75 डिग्री, एडी परपेंडिकुलर बीसी है जहां डी बीसी पर एक बिंदु है। अब देखो इसमें कितने बच्चे सही करेंगे। तथा बीई परपेंडिकुलर है एसी ई पर है जहां ई एसी पर एक बिंदु है, एक बिंदु है। सवाल में लिखा है एडी और बीई परस्पर एच पर प्रतिच्छेद करते हैं, एच पर प्रतिच्छेद करते हैं। CHD का माप है, एंगल CHD का माप है। अब ये करके बताओ भाई, बताओ बताओ बोलो। अब ये सवाल केवीएस का सवाल है। अब इस क्वेश्चन को देखो, अभी हमने पढ़ लिया, अभी हमने केंद्र पढ़ लिए, ठीक है, हमने देख लिया भाई सेंट्रोइड किसे कहते हैं, हमने देख लिया ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं, हमने देख लिया सरकम सेंटर किसे कहते हैं, इन सेंटर किसे कहते हैं। अगर इन सेंटर है तो एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है 90 डिग्री प्लस जो एंगल बच रहा है उसका हाफ। ठीक है भाई, सरकम सेंटर है तो क्या होगा? जो एंगल बच रहा है उसका दुगना।
ऑर्थो सेंटर तो क्या होगा, जो एंगल बच रहा है उसको 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। तो ये रट लिया अपन ने, समझ लिया ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर का बेसिक डिफरेंस क्या है और एंगल को फाइंड करने का तरीका क्या है। अब इस सवाल को देखो, इस सवाल में कहा है कि भाई एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, ए बी और सी, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, जहां पर कहा गया एडी बीसी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैंने भाई ड्रॉ कर दिया, यहां से मैंने ड्रॉ किया, ये हो गया एडी जो बीसी का परपेंडिकुलर है बीसी पर। अब कहा गया बी परपेंडिकुलर है किस पर, एसी पर, तो ये एक परपेंडिकुलर हो गया, ये मैंने एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर दिया ई, बी ई, ठीक है। लो भाई अब बताओ, सवाल में कुछ वैल्यूज आपको दे रखी हैं, सवाल में आपको दे रखा है एंगल सी बराबर 60 डिग्री, एंगल सी बराबर 60 डिग्री और एंगल ए बराबर 75 डिग्री, पूरा एंगल ए जो है वो 75 डिग्री है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। आपसे कहा गया कि ये दोनों एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को अपन लिख देते हैं एच, ये एच पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और आपसे क्या पूछ रहा है सवाल, व्हाट इज द मेजर ऑफ सी एच डी। अगर मैं यहां से ये देखूं और इस पे कर दूं तो ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है सी एच डी। अब मुझे बताओ यार मित्रों, क्या होगा इस सवाल का उत्तर। आप बोलोगे अरे सर कैसे करोगे, बोलो भाई, सी की वैल्यू दे रखी है कितनी 60 डिग्री और ए की वैल्यू दे रखी है 75 डिग्री, करके बताओ। चलो आप में से कितने बच्चे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये जो बच्चा है ना आर्यन, ये लिखा है ना आर्यन, इसको नोट कर लो, इसकी सुपर टेट की किताब नहीं मिली है ना, तो इसका नंबर निकाल के दे देना, मैं टीम को दे दूंगा, है ना। देख लो ये कौन है। आपके सामने चार ऑप्शन है, 60, 55, 50 और 45। आर्यन, आर्यन है ना इस बैच का, सुपर टेट की किताब नहीं मिली, इसका नंबर निकाल के टीम को दे देना, तो वो इसको वेरीफाई कर लेंगे। अब देखो आप बोलोगे सर एक परपेंडिकुलर ये रहा, एक परपेंडिकुलर ये रहा, तो भाई सीधी बात है, जब दो परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाला भी परपेंडिकुलर यहीं से पॉइंट से होके गुजरेगा मित्र। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये परपेंडिकुलर आगे चल के परपेंडिकुलर ही होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई। अगर ये 60 है, ये 75 है, तो एंगल बी कितना होगा मुझे बताना। हर बच्चा बता देगा एंगल बी क्या होगा, बताना जरा एंगल बी क्या होगा। भैया ये 75 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कितना होगा। सीधी बात है, 75 में 60 को जोड़ देंगे 135 डिग्री, और 135 डिग्री को अगर 180 में से माइनस किया, लो भाई स्टेप बाय स्टेप, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 45 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू निकली 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है, मेरी बात समझना, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ जरा मित्रों। अगर ये 45 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा, आप बोलोगे 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो यही तो एंगल फाइंड करना है, ये कितना होगा 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हो गया इजी, आसान है। अब आधे बच्चे इसका 60 बता रहे हैं, अरे 60 आंसर कैसे आएगा भाई। भाई इनका भी नाम लिख लो, ये करमजीत, इनको भी सुपर टेट की बुक नहीं मिली। जिसको नहीं मिली वो मैसेज कर दे, आप लोगों का नाम लिख के हम टीम को दे देंगे, वो वेरीफाई कर लेंगे। करमजीत करके बच्चा है। सुपर टेट की बुक बैच लिया हो कि नहीं, लोगे तो मिलेगा।
बैच अगर ज्वाइन किया होगा तब मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो रहे भाई ट्राइंगल पे एंगल वाले सवाल, जो कि हमने काफी कर लिए, बहुत सारे सवाल कर लिए अपन ट्राइंगल में एंगल फाइंड करने वाले। अब बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक, अब ट्राइंगल के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्राइंगल ही पढ़ रहे हैं, त्रिभुज को पढ़ रहे हैं अभी। अभी हमने देखे एंगल फाइंड करने वाले सवाल। अब हम देखेंगे कि भाई दो त्रिभुज एक दूसरे से जब समरूप होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके क्या नियम है, क्या उनके वो है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहां पे कॉन्ग्रुएंसी। इसको हिंदी में बोलते हैं सर्वाग समता, सर्वाग समता। और एक लिखेंगे सिमिलैरिटी, इसको हम बोलते हैं समरूपता। समरूपता। अब देखो बेसिक फर्क क्या है दोनों में, सर्वाग समता और समरूपता में फर्क क्या है। देखो सर्वाग सम या सर्वाग समता का मतलब है जैसे एक ट्राइंगल है, ये मैंने बना दिया एक ट्राइंगल ये, और एक ट्राइंगल बना दिया ये। मैंने दोनों को नाम दे दिया, इसको मैंने बोल दिया ए बी और सी, और इसको मैंने बोल दिया पी क्यू आर। सर्वाग सम का क्या होता है? ये आपका सिंबल होता है, ये सिंबल होता है, इससे अपन बोलते हैं सर्वाग सम है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के बराबर है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भाई इसका शेप और साइज एक जैसा होना चाहिए, शेप एंड साइज इक्वल, आर इक्वल। आ रही है बात समझ में? यहां पर शेप और साइज क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर शेप और साइज इक्वल नहीं होगा तो हम बोल नहीं सकते। और दूसरा, अगर हम एक दूसरे के ऊपर इन ट्राइंगल को रखें तो ये दोनों प्रॉपर ओवरलैप्ड होने चाहिए, प्रॉपर ओवरलैप्ड होने चाहिए। अगर हम एक दूसरे पे इन त्रिभुज को रख दें तो ये त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर ओवरलैप कर जाएं, यहां पर सर्वांग समता लगती है। तो आप बोल सकते हैं सबसे पहले तो शेप और साइज, ये गौरव नाम से बच्चा है, कितने बालक हैं यार? किसी को नहीं मिली है क्या कि जबरदस्ती बोल रहे हो? तो क्या है भाई, शेप और साइज बराबर होना चाहिए और प्रॉपर ओवरलैप होना चाहिए, तब आप बोलेंगे कि सर्वांग समता की बात हो रही है। अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो देखो एक त्रिभुज ये है जिसको मैंने लिख दिया ए बी सी, ए बी सी, और एक त्रिभुज ये मैंने बना दिया पी क्यू आर। सिमिलैरिटी का मतलब होता है ये एक दूसरे के सिमिलर है। सिमिलर में क्या होता है, शेप होना चाहिए सेम, जो शेप है वो सेम होना चाहिए, साइज से कोई मैटर नहीं करता, साइज से कोई लेना देना नहीं। अगर शेप एक दूसरे मतलब दोनों ट्राइंगलों का शेप एक जैसा है तो आप बोल सकते हो ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई, इनकी जो भुजाएं हैं, साइड्स आर प्रपोर्शनल। साइड क्या होनी चाहिए? प्रपोर्शनल होनी चाहिए। साइड्स आर प्रपोर्शनल। प्रपोर्शनल का मतलब ये है, ऐसे समझो जैसे मैंने यहां लिख दिया 2 4 6, और यहां मैंने लिख दिया 3 6 और 9। तो ये दोनों प्रोपोर्शनल हो गए। जैसे इस साइड का और इस साइड का जो अनुपात होगा वो इस साइड के और इस साइड के अनुपात के बराबर होगा। इस साइड का और इस साइड का जो अनुपात होगा वो इस साइड और इस साइड के अनुपात के बराबर होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती। प्रोपोर्शनल का मतलब है समानुपाती।
इनके अनुपात क्या है, समान होने चाहिए। देखो साइज बड़ा है, ये ट्रायंगल छोटा है, ये ट्रायंगल बड़ा है, लेकिन इनका शेप एक जैसा है। दोनों का शेप कैसा है, आकार एक जैसा है। दोनों का शेप तो एक जैसा है, दोनों का क्या है, शेप एक जैसा है, दोनों का शेप एक जैसा है। लेकिन अगर अपन साइड की बात करें तो साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दोनों में समझ रही है, शेप और साइज इक्वल होना चाहिए, प्रॉपर ओवरलैप होना चाहिए, तब जाके कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। सिमिलैरिटी कब लगेगी, जब शेप एक जैसा हो, साइज मैटर नहीं करता, लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तब जाके अपनी क्या लगती है, सिमिलैरिटी लगती है। अब ये सिमिलैरिटी के 3 नियम हैं। 3 तरीके से हम सिमिलैरिटी पता करते हैं। पहला तरीका कि साइड साइड और साइड, मतलब साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। और दूसरा, क्योंकि अगर शेप सेम होगा, अगर इनका शेप सेम होगा, जैसे इसका शेप है वैसे ही इसका शेप है, तो इसका मतलब इन तीनों के एंगल सेम होंगे। इनके यहां पे क्या सेम होंगे, एंगल होंगे। तो आपने बोला कि भाई एंगल एंगल एंगल। और तीसरा तरीका होता है पता करने का, साइड एंगल साइड। यही केवल 3 तरीके हैं जिससे हम बता सकते हैं, यही 3 तरीके से हम चेक कर सकते हैं क्या, सिमिलैरिटी। आ रही है बात समझ में, क्या हो गया भाई, साइड साइड साइड, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड। आ रही है बात समझ में, बोलो हाँ या ना। अब बात करें अपन किसकी, कॉन्ग्रुएंसी की। तो कॉन्ग्रुएंसी में सबसे पहले कैसे पता करते हैं, साइड साइड साइड। दूसरा तरीका है साइड एंगल साइड। तीसरा तरीका है एंगल साइड एंगल। चौथा तरीका है एंगल एंगल साइड। और पांचवा तरीका होता है राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। इन 5 के अलावा और कोई तरीका नहीं है कॉन्ग्रुएंसी पता करने का। अगर 2 ट्राइंगल आपके हैं और ट्राइंगलों के बीच में ही करते हैं ये, तो 2 ट्राइंगल अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं तो कैसे पता करेंगे, उनकी साइड 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 देख के, उनके साइड एंगल साइड देख के, उनके एंगल साइड एंगल देख के, उनके एंगल एंगल साइड देख के, और उनका राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड देख के। अब आ रही है बात समझ में। अब इस पे आधारित तुम सवाल लिखो, तब तुम्हें और ज्यादा समझ में आएगा। देखते हैं, अब क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन से अपन समझेंगे। पहला सवाल है, इन ट्राइंगल ए बी सी, जहां पर ए बी बराबर किसके, बी सी के। ओके, अब यहां पे लिखा है पॉइंट डी एंड ई आर ऑन द सेम साइड। दोनों एक ही भुजा पर हैं। ए सी भुजा, सेम साइड ए सी, सच दैट, किस प्रकार है कि एडी बराबर ए ई, एडी बराबर ईसी, एडी बराबर ईसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपके एग्जाम का प्रश्न, एक प्रश्न कॉन्ग्रुएंसी पे आएगा, ढंग से इसको पढ़ लो, बिल्कुल फ्री का नंबर देके जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है ये। ट्राइंगल एबीसी में ए बी बराबर बी सी के है और भुजा ए सी पर बिंदु डी और ई इस प्रकार स्थित हैं, इस प्रकार स्थित हैं कि AD बराबर EC है, AD बराबर EC है। निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सत्य है या सही है, निम्न में से कौन सा सही है। अब देखो 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, इन 4 ऑप्शनों को देखिए। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए या पहला ऑप्शन, ट्राइंगल ए बी ई
ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी डी के। दूसरा ऑप्शन, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी बी डी के। तीसरा ऑप्शन, ट्राइंगल ए बी ई, ये क्या हो गया, ये कैसे हटेगा, हटाना। स्विच करना पड़ता है। हाँ, पीसी, हाँ ठीक है, कर दो। ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी डी सी के। और चौथा ऑप्शन ये है कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी डी बी सी के। ये लो भाई, इन चारों को हमने लिख दिया, इन चार सवालों को हमने, वो चार ऑप्शन हमने लिख दिए। पहले तो सवाल को पढ़ो, ये कॉन्ग्रुएंसी का सवाल है और भाई इस पे स्टार लगाओ। एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा और 1 नंबर फोकट में देके जाएगा, ठीक है भाई। ये जितने भी बच्चे मैसेज कर रहे हैं इस क्लास में किताब के रिगार्डिंग, उन सब के नाम लिखना। गौरव है, प्रिया है, जो भी हैं, इन सबके फोटो ले लो, ठीक है भाई। सबके फोटो लो, सबके नाम लिखो, टीम से इनको कॉल कराओ, क्या इशू आ रहे हैं इन बच्चों को, किताब इनको मिली कि नहीं मिली, है ना। ये गौरव को, गौरव वगैरह सबका, और ये टीम को देना नीचे, गुंजन या जो भी हो ना स्टाफ, उसमें उनको नंबर दो और इनको इसका रिजॉल्व कराओ इसको आज ही फटाफट, ठीक है। अभी भी अगर किसी को कोई दिक्कत है किताब के रिगार्डिंग मैसेज कर दे, ठीक है। वैसे तो मैंने एक तुमको नंबर दिया था, व्हाट्सएप नंबर दिया था, पता नहीं तुमने उसको यूज किया कि नहीं। अब आओ इस सवाल पर, ट्राइंगल एबीसी, मैंने बना लिया एक ट्राइंगल एबीसी, ये रहा, ये है ट्राइंगल एबीसी, ये लो ट्राइंगल एबीसी, ए बी और सी। अब सवाल में कहा गया है ए बी बराबर बी सी, ये वाली साइड किसके बराबर है, इस साइड के बराबर है, ए बी बराबर बी सी, ठीक है भाई। अब आप बोलो कि सर डी और ई जो पॉइंट हैं वो ए सी पर हैं, मतलब ये जो ए सी है इस पर डी और ई पॉइंट मौजूद हैं, ठीक है भाई, अच्छी बात है। सच दैट के ए डी बराबर ई सी, देखो यहां पर पॉइंट मान लिया मैंने डी और यहां पर पॉइंट मान लिया मैंने ई, तो अपन क्या कह सकते हैं, ए डी बराबर ई सी, और इसको मैंने यहां खींच दिया, एक तो ये और एक ये, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे इसको बना लूं, आप समझना भाई, गौर से समझना, अगर मैं इस तरीके से इसको लिख दूं तो आप बोलोगे सर ये बीच का हिस्सा तो खाली हो गया। एडी बराबर ईसी, देखो फिगर ऐसे भी बन सकता है, ये हो गया एडी और ये हो गया ईसी, और मैं बोलूं भाई ये दोनों आपस में बराबर है। क्या ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना, बोलो भाई, यस और नो, बताओ जल्दी से, है कि नहीं। लेकिन अगर आपने इस तरीके से बना लिया तो ये फिर आपका सही, आपको यहां पे इसको ऐसे देना पड़ेगा, ये हो गया डी और ये हो गया ई। अब जैसे मैं एक ट्राइंगल अलग से निकाल देता हूं, ये निकाल दिया मैंने, देखो, और मैंने ये ट्राइंगल निकाल दिया ऐसे, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल है, ये हो गया ए डी और बी, और ये ट्राइंगल हो गया बी ई और सी। अच्छे से समझना, बहुत गौर से। आप बोलोगे कि सर ए बी बराबर बी सी के है, तो मैं देखो जो साइड इस साइड के बराबर है, यहां पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, यहां पे कॉन्ग्रुएंसी लग रही है साइड 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 की। कैसे, देखो ये वाली साइड इस साइड के बराबर, जो साइड बराबर है उस पर मैंने एक डंडा खींच लिया, खींच लिया। अब आपको बोला गया है
एडी बराबर ईसी के, तो जो एडी है वो बराबर किसके, ईसी के। मैंने यहां दो डंडे खींच लिए, दूसरी साइड बराबर हो गई, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हो गई। भाई जब ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड बराबर है, जब ट्राइंगल की ये साइड और ये साइड बराबर है, तो अब बताओ क्या होगा। क्या तीसरी साइड इसकी बराबर नहीं होगी, क्योंकि इसका शेप और साइज तो बराबर होता है। इसका जो शेप और साइज है वो तो बराबर होता ही होता है, 100% होता है। हाँ या ना, बोलो भाई। वो तो बराबर होता ही होता है। अब यहां पे अपन को साफ दिख रहा है, यहां पर एक कॉमन एंगल भी मुझे नजर आ रहा है बी, जो यहां भी कॉमन है और यहां भी कॉमन है कि नहीं। तो जब ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर, तो कॉन्ग्रुएंसी में तीसरी साइड तो बराबर होना लाजमी है, होगी ही होगी। अब केवल हमें यह समझना है जब इसकी ये बराबर हो गए, क्योंकि हमारे पास में कॉन्ग्रुएंसी केवल 5 प्रकार से देखते हैं, साइड, 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 साइड एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, और राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। इन 5 प्रकार के अलावा और कोई प्रकार तो है नहीं। तो आप देखो यहां पे क्या लिखा है, ए बी ई, ए बी ई। नहीं, हमने पहले सही लिखा था, नामकरण गलत हो गया हमसे, पहले ही सही लिखा था, डी और ई। नामकरण गलत हो रहा है, क्या गलत हो गया है, एक मिनट रुको तो जरा। सवाल में क्या दिया है, 2 पॉइंट हैं यहां पर, डी और ई। अगर मैं डी यहां बना लूं तो ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई, पॉइंट है डी और पॉइंट है ई। ठीक है, डी और ई, ए डी बराबर ई सी के, ए डी बराबर ई सी के। ठीक है, ए डी बराबर ई सी के, ये आ रहा है भाई। नहीं भाई, ए बी ई अगर अपन बाहर भी ले रहे हैं, ए बी ई अगर अपन बाहर लेंगे, ये लो भाई, ये हो गया ए ई बी, और एक ट्राइंगल ले लिया अपन ने बी डी सी, ये हो गया बी डी और सी। तो ए बी बराबर बी सी के, ये तो ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है। अब आपको बोला गया है ये हो गया, एक साइड ये हो गई और एक साइड इसकी ये हो गई। ये जो एंगल है बी, सॉरी, ये है बी, ये है ए, गलत ले लिया हमने यहां पे, ये है ए। ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। यहां पे लिखा है ए और यहां लिखा है डीसी, ठीक है। अब ए ये होना चाहिए था ये वाला, क्योंकि बी बराबर ए डी, तो बी डी बराबर बीई होगा क्या। अगर बी डी और बीई आपस में एक दूसरे से प्रूव नहीं हो रहे हैं तो फिर ये सवाल नहीं हो पाएगा। ए बी बराबर बी सी दिया है, सेम साइड पर डी और ई स्थित हैं,
अगर हम इन दोनों को आपस में बराबर कर दें, ए बी और ए ई और डी सी को, तो फिर कैसे होगा? एंगल तो आएगा नहीं। यहां ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी ई, यहां ट्राइंगल उन्होंने ले लिया ए बी और ई, और यहां ट्राइंगल है बी सी डी, जैसे बी सी डी, तो इसको बाहर ले लिया और इसको बाहर ले लिया। यहां पे ये साइड और ये साइड कॉमन है, नहीं नहीं माइनस मार्किंग नहीं होती, सी टेट में कभी माइनस मार्किंग नहीं होती, कभी नहीं होती। ये एंगल कॉमन है, ये तो हमें पता चल रहा है, ये कॉमन एंगल आ गया। अब हम इस साइड को कैसे बोल सकते हैं कि सर ये वाली साइड ए ई बराबर डी सी के है, ये कैसे कॉमन बोल सकते हैं? अगर ये कॉमन बोलेंगे फिर तो अपन पढ़ लेंगे, ठीक है, फिर अपन नहीं पढ़ पाएंगे। हाँ, ए बी बराबर बी सी, ये तो ठीक है, ए बी बराबर बी सी के हो गया। बी एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, और ए ई को डी सी के बराबर कैसे रख सकते हैं? ए ई को डी सी के बराबर कैसे रख सकते हैं? ठीक है, सवाल आपके सामने ऐसा है। कॉन्ग्रेंसी अगर पढ़नी होगी तो देखो, अगर इस तरीके से कॉन्ग्रेंसी पढ़ेंगे, इन्होंने बोला है ए बी ई, अगर ये बची हुई साइड पे मैं 3 डंडे खींच दूं, बची हुई साइड पे अगर मैं ऐसे 3 डंडे खींचूं, तो अगर ये ऐसे पढ़ रहे हैं ना ए बी और ई, तो देखो 1 और इसके बाद कितना आ रहा है 3, तो हमको भी ऐसे ही पढ़ना होगा, 1 और 1 के बाद 3। तो यहां पे अगर ट्राइंगल ए बी ई है तो वो कॉन्ग्रेंट होगा किसके, और पढ़ना ऐसे ही पड़ेगा, ट्राइंगल सी बी डी। अब आंसर तो निकल गया है, आंसर तो आ गया, आंसर तक अपन पहुंच गए हैं। आंसर होगा इसका बी, बी आंसर तो इसका करेक्ट है, ये तो अपन पहुंच गए कि बी आंसर अपन ने मान लिया इसका। लेकिन हम टेक्निकली इनको कैसे बता सकते हैं कि ये जो डीसी है ये ए ई के बराबर है? ये कैसे अपन प्रूव करें? तुम खुद बताओ ना, इसको कैसे बोलेंगे कि ए ई बराबर डीसी? आंसर ये है, अगर हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो बची हुई साइड है उस पर 3 डंडे ले लिए, मतलब पहले 1 फिर 3, फिर इसको भी ऐसे पढ़ना है 1 और 3, तो देखो सी बी डी, आंसर इसका बी आएगा, आंसर इसका बी है। डी कॉमन है दोनों में। अच्छा, ये क्या बात हुई, जबरदस्ती? ये तो तुमने जबरदस्ती घुसेड़ दिया, डी कॉमन है दोनों में। ऐसा नहीं होगा ना मित्र। नहीं, कुछ और नियम लगना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। सवाल तो सही लिखा है, सवाल तुम्हारा सही है, तुम्हारा प्रीवियस ईयर का ही सवाल है अभी का। बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी, डी सेम पॉइंट ए सी पे, सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए ई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, सवाल तो ठीक है। ए डी बराबर ई सी के, ये वाली साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, यहां पे आपकी कंडीशन दी है कि ए डी बराबर है ई सी के, ए डी बराबर ई सी के, ये ए डी बराबर ई सी है ना, और ये वाली साइड इसके बराबर है। एक तरीका और लग गया इसमें, अगर ये दोनों साइड बराबर हैं, यहां भी ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होंगे। हाँ, ये ठीक है, ये चीज लग रही है, ये एंगल, एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। तो बस यहां लग गया साइड एंगल, वो एंगल साइड एंगल, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई? एंगल साइड एंगल। अगर AD बराबर EC है तो आप बताओ, यहां पर देखो AD बराबर EC, जब ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये जो एंगल होगा, एंगल C और एंगल A, ये दोनों आपस में बराबर होंगे।
जबरदस्ती मत घुसेड़ो। ये चीज बनेगी यहां पे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तब जाके आप बोलोगे कि एंगल बी सेम है, एंगल ए इक्वल है और ए बी बराबर बी सी। तो क्या लग गया? एंगल साइड एंगल। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई यहां पे? ये वाली लग गई, तीसरे नंबर की, एंगल साइड एंगल। तो अगर आपसे कॉन्ग्रुएंसी पूछें तो यहां पे लगेगी एंगल साइड एंगल की। ये ऐसे बनेगा, और कोई तरीका नहीं है। यही हमें ढूंढना है कि ये वाला एंगल भी दोनों का सेम रहेगा, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ये दोनों आपस में इक्वल बोल ही नहीं सकते आप। ए ई और डी सी कैसे कह सकते हो कि ए ई और डी सी आपस में बराबर हैं? बिल्कुल भी प्रूव नहीं कर सकते इसको अपन। ये प्रूव नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये प्रूव हो रहा है कि अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, इस भुजा और इस भुजा के, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे ही होंगे, 100% होंगे। ठीक है, क्योंकि दो भुजाएं और दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये एंगल तो बराबर ही होंगे। क्लियर है? बोलो, अब समझ में आ रहा है? अब बात है पढ़ने की कि इसको पढ़ेंगे कैसे। भाई जैसे यहां पर आप पढ़ रहे हो ना, ए बी ई, उसी तरीके से आपको यहां से इसको पढ़ना होगा। अगर आपने गलत पढ़ लिया, जैसे मान लीजिए मैं साइड पर डंडे खींच देता हूं, मैंने यहां पे लिख दिया 1, यहां पे लिख दिया 2, यहां पे लिख दिया 3, ऐसे ही मैंने जो इस सवाल में दिया है उस हिसाब से इसको लिख दिया 1, 2 और 3। तो जिस तरीके से आपने इसे पढ़ा उसी तरीके से आप इसे पढ़ेंगे, अलग नहीं पढ़ सकते। आपके सामने देखो ए बी ए बी ए बी ए बी दिया है, लेकिन यहां पे अलग तरीके से पढ़ा गया है। तो क्या होगा भाई? सेकंड ऑप्शन आपका उत्तर ठीक होगा, ए बी ई सी बी डी। ठीक है, ऑप्शन में समझ नहीं आया? बोलो, ऑप्शन से समझ नहीं आ रहा है? जिस तरीके से आप इसे पढ़ोगे, जैसे चलो मैं एक और लिखता हूं, एक और लिखता हूं, ऐसे नहीं आएगा, एक और लिखता हूं। हाँ, आइसोसेलेस ट्राइंगल है उसकी वजह से। जैसे मैं एक छोटा सा ही ऐसे लिख देता हूं, लो, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफ ई डी के। ये लो, मैंने एक सवाल लिख दिया, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है एफ ई डी के, और 4 ऑप्शन मैंने लिख दिए। ए बी इज इक्वल टू डी, दूसरा ऑप्शन है बी सी इज इक्वल टू एफ ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और डी ऑप्शन है एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। बताओ भाई क्या सही होगा? अगर मैं ऐसा आपको लिख दूं, अगर मैं बोलूं कि दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफ ई डी के, जब हम ये कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ते हैं ना, तो यहां पे एक बात को अपन को समझना होता है। यहां पर एक बात हमने ये समझी, जैसे इसको पढ़ रहे हैं ना अपन कॉन्ग्रुएंसी को, तो यहां पे हमें समझ में आ रहा है एंगल ए बराबर एंगल एफ के, एंगल बी बराबर एंगल ई के, एंगल सी बराबर एंगल डी के। और अगर हम इसकी साइड के रूप में देखें तो आप बोलोगे साइड भी हमें समझ में आ रही है, ए बी बराबर एफ ई, बी सी बराबर ई डी। आ रही है बात समझ में? बोलो है ना? तब अपन इसको बोल पाते हैं। तो अगर ए बी बराबर डी के, बी सी बराबर ई डी के, बी सी बराबर ई डी के, देखो ए बी बराबर डी पहला गलत हो गया, बी सी बराबर एफ ई ये भी गलत हो गया, एंगल बी बराबर एंगल ई के, आपका तीसरा सही है एंगल सी बराबर एफ के, एंगल सी बराबर एंगल डी के। ये हम बता पाते हैं कॉन्ग्रुएंसी जब हम लिख रहे होते हैं, जिस तरीके से हमने इसको लिखा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में दो ट्राइंगल सेम आकार के होंगे, उनका शेप और साइज एक दूसरे के जैसा होगा और दोनों एक दूसरे पे प्रॉपर ओवरलैप करेंगे, तभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। वरना तो एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। क्लियर है? अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी जिस तरीके से दी है, आपको उस तरीके से उसको पढ़ना होगा। जैसे एक मैं सवाल देता हूं, उसको लिखो। अब एक प्रश्न है कि इन ट्राइंगल एबीसी, एक एबीसी ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है डीईएफ, ये दो ट्राइंगल हैं। यहां पर आपसे बोला गया ए बी बराबर डी के, ए सी बराबर ई एफ के, और
BC बराबर DF के। ये आपको दे दिया गया और आपसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो निम्न ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आप इस सवाल को देखो, इसके ऑप्शन से ही तो ढूंढ पाएंगे अपन। त्रिभुज ABC और ट्राइंगल DEF में यदि आपको ये भुजाएं दे दी इस बार, साइड साइड साइड, AB बराबर D, AC बराबर EF और BC बराबर DF है, तो निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है। अब चार ऑप्शन आपको दिए। पहला ऑप्शन है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EFD के। दूसरा ऑप्शन है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। तीसरा ऑप्शन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EDF के। और चौथा ऑप्शन है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल FDE के। अब देखो, अब आप एक बात बताओ, कैसे पता करोगे कि भाई कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। भाई जिस तरीके से ये लिखा होगा वैसे ही तो हमें देखना पड़ेगा। अब एक ट्राइंगल हमारे पास में ये रहा और एक ट्राइंगल ये रहा। ये ट्राइंगल लिखा है ABC और ये हो गया DEF। अब आप एक बात समझना, जो साइड जैसे AB बराबर DE के, ये जो AB है वो बराबर है DE के, एक डंडा ले लिया मैंने, एक लाइन खींच दी। AC बराबर EF, तो AC बराबर EF के, ये दो लाइन खींच दी। अब ये तीसरी भुजा है तो तीन लाइन इसमें खींच दी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, साइड साइड साइड, ये कॉन्ग्रुएंसी लग रही है इसमें। अब यहां पे पढ़ा कैसे गया है, A B और C। जब पढ़ा ऐसे गया है ना ABC पहला और तीसरा, तो यहां भी वैसे ही पढ़ा जाएगा पहला और तीसरा। तो EDF ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ABC के। बस ये बात को आपको सीखना है, इसी से आप बता पाएंगे। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 बज गए, आपकी क्लास समाप्त हो गई। ठीक है, इसके अभी और सवाल करेंगे, अभी 5-6 इसके और क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसको भी देखेंगे। अगर जो लास्ट क्वेश्चन आपके समझ नहीं आया तो उसको कल हम दोबारा समझेंगे, कल उसको दोबारा से देखेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी को अच्छे से पढ़ेंगे, 100% सवाल आएगा, 100% क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, एक ना एक सवाल यहां से आ जाता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रह गया, कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ना है। इसके बाद आपको आयलर फॉर्मूला होता है वो अपन को देखना है। उसके बाद आपको क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एंगल पे फाइंड करने वाले सवाल आते हैं वो देखने हैं। तो अभी एक क्लास की जरूरत और पड़ेगी, 1 से 2 क्लासेस की जरूरत तो और पड़ेगी। ठीक है, चलिए भाई, बहुत